हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि एनसीईआरटी की सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, आज उस पर बात करेंगे। और इसके पहले भी मैंने सारे चैप्टर्स कवर किए हैं। जिन्होंने भी नहीं देखा और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट मैंने बना दी है एनसीईआरटी की 8th क्लास की, आप उसे देख सकते हैं। जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो एनसीईआरटी से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू करें। यानी कि कोई भी अगर यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम देता है तो उसके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस एनसीईआरटी होती है। उसका मेन रीज़न होता है कि कोई जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं वो चीज़ें हमें समझ में आती हैं। लैंग्वेज पे एक अच्छा जो है पकड़ हो जाती है, यानी कि उसको वो स्टोरीज माइंड में मेकअप हो जाती है। पता चलता है बेसिक्स क्या क्या कैसे स्टार्ट होता है, वो सारी चीज़ें। मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लोगों यानी कि जितने भी लोग हैं बिगनर्स, उन्होंने ग्रेजुएशन किया, यानी कि उन्होंने 8th क्लास की 9th क्लास की सारे क्लास की बुक्स पढ़ी हैं। डिफरेंस ये है कि उस टाइम हमने जब बुक्स पढ़ी थी उस टाइम एज इतनी कम थी कि हमें चीज़ें समझ में नहीं आती थी। कि उस टाइम तो लगता था बस हमें क्लास में से पास करना है बस। उसको कभी ये नहीं पता था कि इसको पढ़ कर के हम आगे भी कुछ कर सकते हैं। यानी ये नहीं पता था, उस बेस पे हमने कभी बुक्स नहीं पढ़ी है उस क्लास में कि हमको इसे पढ़ कर के आईएएस बनना है। वो अब चीज़ें समझ में आती हैं कि इतनी इम्पोर्टेंट है ये। तो इसलिए प्रेफ़र किया जाता है, यानी फर्स्ट प्रेफ़रेंस कोई भी अगर बिगनर्स है उसके लिए यही है कि वो सबसे पहले वो एनसीईआरटी से स्टार्टिंग करें। तो उससे कई फ़ायदे होते हैं। फर्स्ट तो ये जाता है कि अगर आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट तो आपका थोड़ा-सा इंटरेस्ट बढ़ जाता है बुक्स के प्रति, यानी कि उसमें छोटी-छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करी गई होती हैं, जिसकी वजह से आप पढ़ने के लिए आपको इंटरेस्ट हो जाता है। सेकंड है, उसमें ईज़ी लैंग्वेज में लिखा होता है, तो जो आप हिंदी या इंग्लिश, आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है। उसके लिए पर्टिकुलर किसी को टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद फोर्थ में हम बताएँ वो आंसर राइटिंग में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि प्री पास करना ही मेन मोटिव नहीं है। प्री तो पास कर लेंगी, बट अगर मेंस नहीं पास किए तो फिर मतलब क्या है। सिर्फ प्री तो एक तरीके से एंट्रेंस एग्ज़ाम की तरह है। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। और हाँ, आपको प्री में भी हेल्प करता है, क्योंकि इसका जो लैंग्वेज होता है वो आपको समझ करके लिखने में और पढ़ने में भी आपको काफ़ी मतलब अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से हम 8th क्लास की एनसीईआरटी आज ही पढ़ा रहे हैं। इसके बाद 9th क्लास की लाएँगे, और जिन्होंने भी नहीं देखा वो सारी वीडियोज़ देख सकता है। और हमसे जुड़े रहिए, इसी तरीके से हम पूरा आपका सिलेबस कवर करा देंगे इसी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देखिए, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, अंडरस्टैंडिंग लॉज, जडिशरी, ये इतने सारे चैप्टर्स हमने कवर किए। क्रिमिनल जस्टिस भी कवर कर लिया है। आज हम अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन देखेंगे, व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन क्या है, तो उस पर उसके बाद नेक्स्ट 2 चैप्टर्स बचेंगे, उसको कवर करके उसके बाद हम आगे फिर जो है 9th क्लास की एनसीईआरटी में शिफ्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम इसे कवर करेंगे। इसके बाद धीरे-धीरे फिर रेफरल बुक्स में आएँगे, और आपको भी ये पढ़ने में ईज़ी होगा। अगर एनसीईआरटी आप पढ़ते तो ये मैक्सिमम 1 से 2 दिन में आप इसे कवर कर लेंगी ईज़िली। और उसके बाद आप दूसरी क्लास की बुक, उसके बाद जब आप रेफरल बुक उठाएँगे तो वो तो समझ में आएगा कि एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस क्या है। यानी एनसीईआरटी जब हम पढ़ते हैं तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगती है, बट अगर रेफरल बुक पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको रेफरल बुक में मिलेंगी। वो थोड़ा-सा हार्ड लैंग्वेज में लिखी होगी, वो यानी कि वो ग्रेजुएशन के और कॉम्पिटिशन के पर्सपेक्टिव से लिखी गई होगी। तो वो इतनी जो है, मैंने उसमें समझाया तो एक्सप्लेनेशन तो बहुत अच्छा किया होगा, लेकिन उस तरीके से समझ में नहीं आएगा जितना अच्छे से इन सब बुक्स से आप समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। ये तो हमारा जब पार्लियामेंट यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इतने सारे लोग उसमें मेंबर्स थे, उन लोगों की फ़ोटो है, देख सकते हैं। तो उसके आगे हम स्टार्ट करें। ये मूवमेंट का है, दिख रहा है, यानी कि जब पार्लियामेंट यानी कि जो मार्जिनलाइजेशन होता है, यानी कि मेन और आदमी जो भी हैं, तो मार्जिनलाइजेशन से थोड़ा-सा हम आपको बात करें तो मार्जिनलाइजेशन मतलब एक स्पेस, मतलब एक कोई भी अपना स्फीयर है उसे छोड़ कर के दूसरे प्लेस पे जाना, डिस्प्लेसमेंट यानी कह सकते हो कि अपने प्लेस को छोड़ कर के दूसरी जो है जगह चले जाना। तो ये हो गया। और उसके बाद ये देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, यानी हम मार्जिनलाइजेशन पे बात करेंगे, उसकी समझ क्या है। तो ये सारी चीज़ें उसमें यही चीज़ें बताई गई हैं कि मार्जिनलाइजेशन क्या है, कैसे। तो हम चलिए इस स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी से आप प्रॉपर आपको समझ में भी आएगा और अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर होगी। तो स्टार्ट करते हैं। यानी कि एक ये फैमिली है, अगर देखा जाए तो आदिवासी एंड मार्जिनलाइजेशन यानी कि स्टोरी है। मार्जिनलाइजेशन में मैक्सिमम आदिवासीज को ही रखते हैं। उसका मेन रीज़न होता है इनका यानी कोई प्रॉपर हाउस नहीं होता है, एक जगह से परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता है, तो इस वजह से इनको ज़्यादा हम रिक्रूट करते हैं। और दूसरी बात, ये फॉरेस्ट में रहते हैं, तो फॉरेस्ट एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, यानी कि जहाँ से किसी को भी इजीली हटाया जाता है। तो वहाँ बात करते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे, ये डिफॉरेस्टेशन
के कारण होता है। तो चलिए बात करते हैं हम। तो एक आदिवासी फैमिली है दिल्ली में, सोमा और हेलन, यानी सोम जो है एक आदिवासी फैमिली की स्टोरी इसमें लिखी गई। इसमें सोमा गर्ल्स सॉरी जो लड़की है उसका नाम है और हेलन उसके भाई का नाम है। वो दोनों लोग टीवी देख रहे होते हैं और रिपब्लिक डे पे जैसा कि आप देखते ही हैं कि इसमें बहुत सारे झांकी जो टब्ल्यूक निकलते हैं टब्ल्यूक्स जो अभी देखेंगे 26 जनवरी को भी निकलेगा रिपब्लिक डे पे। तो उस तरीके से आप देखते हैं वहाँ कर्तव्य पथ पर, तो जो कि वहाँ जो नहीं उसे अटेंड कर पाते वो सारे टीवी में तो हम देखते हैं, बेसिकली इसमें प्रॉपर दिखता है। तो उसी तरीके से भाई बहन टीवी में देख रहे हैं तो सडनली इन्होंने देखा कि ट्राइबल डांस करते हुए अपना टैबलेट्स निकालते हैं। तो ये अपने दादाजी से कहते हैं ये आदिवासी को हमेशा डांस करते ही क्यों दिखाया जाता है। तो जो है तो उनके भाई ने कहा कि उसका रीज़न है कि इनको और कुछ नहीं आता। तो उनके दादा भी कहते हैं कि जो है आदिवासी का कल्चर बहुत रिच है और उसको अपना मतलब परफॉर्मेंस करते हैं और तुमके पास कुछ स्पेशल होता नहीं है। तो सेम चीज़ें उन्होंने भी कही। तो और उसके बाद ये फिर उनके दादाजी अपनी स्टोरी, अपने बचपन की स्टोरी बताते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो थोड़ा-सा वहाँ चलते हैं इनके। जैसे कि आपने सुनी भी होगी बहुत सारे आदिवासी, जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो हम पढ़ाएँगे, आगे देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं दादाजी कहते हैं कि यानी कि जो ये इनका ओडिशा मैक्सिमम आप देखेंगे एसटी कम्युनिटी ओडिशा रीजन में पाई जाती है। अगर इंडिया का मैप देखा जाए इसे, ऐसे करके है, थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग समझ सकते हैं। ऐसे करके तो ये उड़ीसा वाला रीजन है, मध्य प्रदेश में थोड़ा एमपी यानी कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये रीजन में थोड़ा जो है एसटी कम्युनिटी ज़्यादा है। तो यहाँ की बात करें तो ये कहते हैं कि जो है जब मैं छोटा था तो इस टाइम हुआ कि हम लोग गांव में रहते थे। गांव यानी कि एक फॉरेस्ट रीजन था, उसी में अपना प्रॉपर गांव बसा हुआ था। उसमें हम लोग रहते थे अपना जंगल से, यानी कि जो पेड़ वेड़ हैं इनके टिम्बर्स वगैरह बेच करके इनके जो फ्रूट्स होते हैं, जो ये गार्डन यानी जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बेच करके हम उसी से अर्निंग करते थे। और लैंड भी थी वहीं पर, अपना खेती वेती करते थे, ये सारी चीज़ें बताते हैं। लेकिन सडनली हुआ क्या कि कुछ जो है ज़मींदार आए, उन्होंने यानी कि कुछ कंट्रैक्टर्स आए, उन्होंने कहा कि माइनिंग का रीज़न है और उन्होंने इस पेड़ों को काटना स्टार्ट कर दिया। हम लोगों ने रोका तो हम लोगों को भी मारने लगे। इस तरीके से लड़ाई हुई। फिर जब फॉरेस्ट काटने लगे तो हम लोगों को फॉरेस्ट के पास कोई काम नहीं बचा, तो हम लोगों ने पास के टाउन में कुछ वर्क करने लगे, क्योंकि बिकॉज़ आपने देखा कि ये अनस्किल्ड होते हैं, यानी कि एसटी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं, मैक्सिमम वो जंगलों में रहते हैं, तो उनके पास प्रॉपर कोई तो वहाँ पर कोई प्रॉपर एजुकेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता, तो मैक्सिमम उनके पास कोई स्किल नहीं होती है। तो इसलिए ये लोग जाकर के वहाँ कंस्ट्रक्शन में काम करने लगे, यानी कि देख रहे हैं कि पास के टाउन में अब कोई स्किल तो है नहीं, तो जिससे रोड बनाने में लेबर्स का यूज़ किया जाता है, तो उसमें दिखा दिया जाता है, तो उसमें थोड़ा-सा ईज़ी होता है, हार्ड वर्किंग होता है, तो उस तरीके से लोग करने लगे। तो इस तरीके से इनका थोड़ा-सा लाइवलीहुड खत्म हो गया। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद कुछ ज़मींदार आए, उन्होंने कहा कि आपके इसमें ये माइनिंग का रीज़न है, यहाँ पर बहुत सारे जो है मतलब जैसा कि आपने देखा ओडिशा रीजन में बहुत ज़्यादा आयरन ओर मिलता है। तो यानी वहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप जो है ये जो रीज़न है यहाँ पर माइन्स है, यानी कि बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो इसमें हम आप अपनी ज़मीन हमें दे दीजिए, हम उससे खोद करके वो सारी जो मिनरल्स हैं उसे निकालेंगे और आपके घर यानी आपके पर पर्सन को इसमें जो है थोड़ा-सा एम्प्लॉयमेंट भी दे देंगे। तो हर पर्सन को आपने भी देखा, एनी पर्सन वांट टू द एम्प्लॉयमेंट बिकॉज़ ही फ्रस्ट्रेटेड विद अनएम्प्लॉयड। तो यानी कि इस तरीके से वो भी फ्रस्ट्रेट थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने कहा कि आप इस जो है जो ये यानी कि जैसे ये देख रहे हैं, इस तरीके से कागज़ पे साइन कर दीजिए और ये ज़मीन पर हम आपको प्रॉपर पैसे भी देंगे ज़मीन का, और उसके साथ-साथ आपको जॉब भी दे देंगे। तो बेसिकली सभी ने एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद हुआ क्या कि जब ये सारी चीज़ें हो गई, उन्होंने साइन कर दिया, तो पता चला कि ज़मींदार ने जो है चीटिंग कर ली और हम लोगों को कुछ दिया नहीं, यानी कि थोड़ा-सा कहीं किसी को कुछ पैसे दिए, किसी को कम, किसी ज़्यादा, नौकरी-वोकरी कुछ नहीं दी और इस तरीके से भगाने लगे। तो प्रॉपर जब इन लोगों को पता चला, ये लोग प्रोटेस्ट करने लगे, तो वो लोग मार-मार कर इनको भगा दिए। तो ये लोग पास के किसी टाउन में शिफ्ट हो गए, तो वहाँ फिर बहुत ज़्यादा क्राइसिस फेस किया इन लोगों ने, यानी कि जो इनके दादाजी हैं वो अपनी स्टोरी बता रहे हैं। आपको ये स्टोरी सुन कर के थोड़ा-सा इसमें जो है एनालिसिस करना है। तो उनके दादाजी बताते हैं कि फिर हम लोग पास के किसी गाँव में शिफ्ट हो गए, वहाँ पर टाउन में काम करने लगे। फिर बहुत ज़्यादा यानी कि क्राइसिस था इस जो है, उसके बाद इन लोग फिर धीरे-धीरे दिल्ली की तरफ शिफ्ट हुए, यानी कि दिल्ली में देखते हैं कि बहुत सारे वर्कर्स की जो है नीड होता है।
तो ये लोग वहाँ शिफ्ट हो गए और प्रॉपर फिर धीरे-धीरे अपना करने लगे। तो ये लोग इस तरीके से बताते हैं कि हम पढ़ नहीं पाए। तो उसके बाद धीरे-धीरे हमने कम पढ़ाई की, फिर अपने बच्चों को थोड़ा-सा ट्राई किया और तुम लोगों को आज पढ़ा रहे हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने शेयर की। तो इस तरीके से जैसे कि टोटल स्टोरी यही चीज़ बताती है, जैसे कि इस तरीके से पास के किसी विलेज एरिया में रहते हैं। ये फिर ये दिल्ली की तरफ शिफ्ट हो गए आकर के, ये कुतुब मीनार की फ़ोटो दिख रही है। तो इस तरीके से ये लोग कहते हैं, तो बताती है अरे इतना मतलब क्राइसिस था, ये लोग स्कूल नहीं गए, हम लोग तो स्कूल ना जाएँ तो कैसे लगता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो इन्होंने शेयर की। तो यानी ये एक तरीके से मार्जिनलाइज़ेशन, यानी यही मार्जिनलाइज़ेशन है हाशिए पर। यानी कि हाशिए पर का मतलब होता है कि वहाँ धीरे-धीरे वो एरिया ही ख़त्म हो जाती है। अगर किसी एरिया में कुछ होने लगा, यानी यहाँ से लोगों को भगा दिया गया, तो धीरे-धीरे उनकी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाती है। वो लोग एक-दूसरे अपनी फैमिली से बिछड़ जाते हैं, अपने पर्सनल जो उनकी मदरलैंड लैंड होती है उससे बिछड़ जाते हैं, तो सारी चीज़ें क्राइसिस होती हैं। तो ये स्टोरी के थ्रू हमने आपको बताया। अब थोड़ा-सा हम आदिवासी बात कर लेते हैं। तो आदिवासी का मतलब होता है ओरिजिनल इन्हेबिटेंट, यानी कि जो ओरिजिनल उस एरिया में रहता हो उसके लिए यूज़ किया गया है आदिवासी ओरिजिनल इन्हेबिटेंट, जिसका मतलब होता है कि communities who lived and often continue to live in close association with forest, यानी कि जो बिल्कुल फॉरेस्ट से बिल्कुल क्लोज हो और वहीं के रीजन में रहती हो, उसको हम यहाँ आदिवासी से मतलब वो करते हैं इंटीग्रेट। आगे हम बात करें तो करंट टाइम में आदिवासी का जो परसेंटेज है, यानी पॉपुलेशन में, यानी कि जो है 142 करोड़ जो पॉपुलेशन है, उसमें 8% पॉपुलेशन एसटी की है टोटल। 2021 के जो सेंसस था, सेंसस 2021 कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अब 2026 में नया ओपन सेंसस होने वाला है। इस बहुत ज़्यादा डिले हो गया है, आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 15 ईयर्स डिले हो गया है। तो हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ। तो यानी कि जिनका यहाँ गया, तो वहाँ बात कर लेते हैं। तो मोस्ट पॉपुलेटेड जो एसटी का कम्युनिटी का रीजन है वहाँ उड़ीसा में, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, ये सारे रीजन हैं जहाँ पर ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एसटी हैं। आगे बात कर ले तो आदिवासी आर नॉट अ होमोजीनियस पॉपुलेशन, यानी कि वो एक सेम ही कैटेगरी से नहीं बिलोंग करते हैं। जिसमें 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स इन इंडिया, यानी कि 500 से ज़्यादा ट्राइब्स मतलब पाए जाते हैं डिफरेंटली। आपने देखा जैसे हर कैटेगरी, हर उसमें कह सकते हैं क्लास में कई सारी जो है सब कैटेगरीज होती हैं, यानी हर कास्ट में सब कास्ट होती हैं, उसी तरीके से इसमें भी पाई जाती हैं। आगे हम बात कर ले कुछ एरिया स्पेसिफिक एरिया, यानी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। यानी अगर मैप के थ्रू बताएं आपको, तो छोटा सा मैप ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे करके, ऐसे आप समझ सकते हैं ऐसे, सॉरी नीचे का ही ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वाला रीजन तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। और यहाँ से हम बात करें तो ये पूरा रीजन, यहाँ पर पूरा ये मैक्सिमम एसटी कम्युनिटी है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी 7 सिस्टर जिसको कहा जाता है। यहाँ 7 स्टेट्स, छोटे छोटे स्टेट्स हैं, इसमें असम, वो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सारे स्टेट्स आ जाते हैं। और ये वाला रीजन जहाँ जो है थोड़ा सा राजस्थान में काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये रीजन है जहाँ स्पेसिफिक यानी कि ज़्यादा उसमें पाई जाती हैं एसटी कम्युनिटीज़। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में तो असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, यहाँ सब रीजन यानी 7 सिस्टर में टोटल पाई जाती हैं। तो आगे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आई स्टेट लाइक उड़ीसा इज़ होम टू अदर 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स, यानी कि मैक्सिमम उसमें जो है 60 ट्राइबल ग्रुप्स यहीं पर पाई जाती हैं उड़ीसा में। यानी उड़ीसा में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में देखी जाती हैं ये वो एसटी कम्युनिटीज़। आगे हम बात कर ले थोड़ा सा, तो आदिवासी सोसाइटीज़ आर आल्सो मोस्ट डिस्टिंक्टिव बिकॉज देयर इज़ ऑफन वेरी लिटिल हायरार्की अमंग देम, यानी कि इसमें बहुत कम हायरार्की देखी जाती है। हायरार्की का मतलब होता है वो
जनरेशन के साथ मतलब एक जनरेशन में जो चीज़ें हो रही थी सेम दूसरे जनरेशन में होना, तो उसी को हायरार्की कहा गया। यहाँ थोड़ा आगे देखें तो रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम द कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड प्रिंसिपल ऑफ जाति वर्ण और दोज दैट वर रूल्ड बाय द किंग। यानी कि इसमें भी एक तरीके से हायरार्की उस तरीके से होती ना कि जैसे कि राजा में होता है यानी कि एक जैसे कि राजा हुआ, उसके नीचे वाली कम्युनिटी में जो है यानी कि राजा का बेटा फिर राजा, फिर राजा का बेटा फिर राजा, इस तरीके से जो सिस्टम है जाति वर्ण का सिस्टम इसी तरीके से, यानी कि जो मेरे पिताजी जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं उसी कैटेगरी से मैं भी बिलोंग करूँगी, फिर मेरी जनरेशन आगे इस तरीके से। यहाँ बात करें तो आदिवासीज प्रैक्टिस आर रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन दैट आर डिफरेंट फ्रॉम इस्लाम, हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी। यानी कि देखा जाए तो एसटी कम्युनिटी में भी कई जो है रिलीजन फॉलो किए जाते हैं, जैसे हिंदू भी फॉलो किया जाता है, कुछ में मुस्लिम फॉलो किया जाता है, कुछ में क्रिश्चियनिटी फॉलो की जाती है। तो वो लोग इन्वॉल्व भी होते हैं अपने एंसेस्टर के अकॉर्डिंग, जैसे उनके एंसेस्टर जिस भी उसका यानी कि जिस भी गॉड का पूजा वर्शिप करते हों उसी से भी इन्वॉल्व होते हैं। ये लोग मैक्सिमम अपने एंसेस्टर की पूजा करते हैं। उसके साथ बात करें तो विलेज अपने गांव की पूजा करते हैं। उसके साथ जो है नेचर की भी बहुत पूजा करते हैं। लोग नेचर लवर होते हैं पहली बात, और दूसरी बात नेचर से ही की पूजा करते हैं। इनके प्रॉपर मैक्सिमम देखा जाए तो कोई पर्टिकुलर गॉड की पूजा ना करके पर्टिकुलर नेचर की पूजा करते हैं। इसमें रिवर्स, ट्रीज़, माउंटेन, इन सब चीज़ों की ज़्यादा पूजा करते हैं, यानी कि इन सब की ही करते हैं, एनिमल्स की करते हैं, यानी जो चीज़ें लिखी भी गई हैं। और एक सेक्रेट ग्रुप्स होता है। सेक्रेट ग्रुप्स मतलब कुछ पवित्र पेड़ होते हैं, यानी कि जैसे हिंदू में देखा जाए तो हम लोग जो है जो हिंदुज़म होते हैं फॉलो करते हैं वो नीम की पूजा करते हैं, उसके साथ पीपल की पूजा करते हैं और उसके साथ बरगद की पूजा करते हैं। उसी तरीके से ये भी जो है उसकी ट्रीज़ की पूजा करते हैं, उसको सेक्रेट ग्रुप्स कहा जाता है कुछ स्पेशल। और कुछ लोग कुछ रिलीजन को फॉलो करते हैं, जैसे सख्त बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति, क्रिश्चियनिटी, यानी ये लोग भी फॉलो करते हैं। वो तो उस टाइम के अकॉर्डिंग जितना इनका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर हुआ वो सारी चीज़ें लोग फॉलो करते हैं। आगे आकर के देखें तो साइमल्टेनियसली आदिवासी रिलीजन्स देमसेल्फ हैव इन्फ्लुएंस डोमिनेंट रिलीजन ऑफ द एम्पायर अराउंड देम। यानी कि तो ये लोग मैक्सिमम अपने रूरल के यानी कि जो रूलर होते हैं यानी राजा जो होते हैं उन वो जो जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं मैक्सिमम ये सब भी उसी धर्म को फॉलो करते हैं। तो जैसे कि जगन्नाथ कल्ट ऑफ उड़ीसा, शक्ति एंड तांत्रिक ट्रेडिशन इन बंगाल, असम, यानी कि ये सारी चीज़ें हैं। तो यानी कि ये कुछ एक तरीके से कल्ट सेक्ट कह सकते हैं, सेक्ट होती पंथ जिसको कहा जाता है, यानी जिसको धर्म को फॉलो करते हैं। आगे हम थोड़ा सा बात करें तो क्रिश्चियनिटी को भी फॉलो करते हैं, यानी क्रिश्चियनिटी के तो उस टाइम आए थे जब उस टाइम पे जो अंग्रेज थे तो ब्रिटिशर्स थे, तो 19th सेंचुरी में जब उन्होंने मिशनरियों को और जो है अलाउ कर दिया इंडिया में आना, अपने जाति धर्म का प्रचार करना, तो उस तरीके से तब ये लोग भी कुछ इन्फ्लुएंस हुए थे, यानी कि इम्पोज किया गया था एक तरीके से इनके ऊपर भी, तो धीरे धीरे इन लोगों ने फॉलो कर लिया था। आगे हम बात कर रहे तो आदिवासी हैव देयर ओन लैंग्वेज, यानी कि उनके पास अपनी पर्सनल लैंग्वेज होती है। तो जैसे कि आपने देखा होगा बुक्सा ट्राइब्स, थारू ट्राइब्स, ये लोग कुछ अलग ही लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे कि आप जब आपने मूवीज़ में देखा, रियल में नहीं देखा है, तो अगर आपने मूवीज़ में देखा है कि अगर कोई भी उसमें नॉर्मल पर्सन की कैटेगरी उसमें पहुंच जाता है तो हु हा करके से मतलब करते हैं, तो उनका जिस चीज़ काफ़ी सिंबल हो, तो इस तरीके से उनकी थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंस होती है। तो रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम द पॉसिबल एंड ओल्ड संस्कृत, यानी वो संस्कृत को फॉलो करते हैं। उसके साथ हम बात कर ले तो वो इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ मेन स्ट्रीम Indian language like Bengali, Santhali has the largest number of the speakers and has a significant body of the publications, including magazines on the internet or in e-zines। यानी कि आदिवासी की जो अपनी पर्सनल लैंग्वेज होती है और ये सारी चीज़ें, यानी कि कुछ लोग संथाली बोलते हैं वो सारी, तो इनको हमें ज़रूरत है एक तरीके से इनको मेन स्ट्रीम में लाने की। अब आप लोग को एक चीज़ क्वेश्चन तो आएगा कि मेन स्ट्रीम क्या है, तो मेन स्ट्रीम पे हम बात कर ले तो मेन स्ट्रीम का मतलब एक तरीके से मुख्य धारा में जोड़ना, यानी कि जैसे कि पूरा सोसाइटी डेवलप्ड है तो उस सोसाइटी से इनको जोड़ना कि ताकि ये लोग भी डेवलप हो सकें। जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि यानी इनका अपना पर्टिकुलर कल्चर होता है, ये यानी इनकी ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सा डिफरेंट होती है। कल्चर में देख सकते हैं कि डांस करते हैं, इनका जो है
तो उनका ट्रेडिशनल ड्रेस भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से इनका कुछ जो है कल्चर ही डिफरेंस होता है। अब आदिवासी के स्टीरियोटाइप्स की बात कर ले कि आदिवासी के प्रति कुछ हमारा भी स्टीरियोटाइप्स है और उनका भी। तो उससे बात करें तो जो है आदिवासी आर इनवेरिएबली पोर्ट्रेड इन वेरी स्टीरियोटिपिकल वेज इन द कलरफुल कस्ट्यूम, हेड गियर एंड थ्रू देयर डांसिंग। यानी कि स्टीरियोटाइप इनका है कि यानी कि ये लोग जो हेड गियर पहनते हैं, यानी कि हेड गियर इसको कहा जाता है, यानी कि जो ये पहन रखे हैं ये, तो जो है ये सारे इनका कलरफुल, बहुत ज़्यादा कलरफुल कॉस्ट्यूम होता है। ये हर उसमें डांस करते हैं। तो ये इनका एक तरीके से स्टीरियोटाइप है कि ये जो है हम लोग उससे पहचान लेते हैं इनको, और एक तरीके से इनका अपना पर्सनल सिंबल भी होता है। आगे हम बात कर ले तो बिसाइड दिस वी सीम टू नो वेरी लिटिल अबाउट द रियलिटीज़ ऑफ देयर लिव्स। यानी इनके रहन सहन के अबाउट, इनके कल्चर के अबाउट हमको बहुत कम ही नॉलेज है। उसका रीज़न यही है कि सबसे ज़्यादा वहाँ जाना अलाउड भी नहीं है, क्योंकि इन लोग का अपना कल्चर में किसी को इंटरफेयर पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए भी। और आगे हम बात कर ले तो दिस ऑफन रॉन्गली लीड्स टू पीपल बिलीव इन दैट दे आर एक्जोटिक, प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड। यानी कि ये लोग बहुत ज़्यादा बैकवर्ड होते हैं, यानी कि डेवलप नहीं होता है इनका रीज़न। ये लोग बहुत ज़्यादा यानी एक तरीके से एक्सक्लूसिव होते हैं इंक्लूजन से। और जो है उसके आगे हम बात कर लें तो प्रिमिटिव होते हैं, यानी कि अपनी पुरानी जो परंपराएं हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं। पुरानी परंपराओं में तो मैक्सिमम, जैसे आपकी बात करें तो जो प्रिमिटिव उनका ट्रेडिशन होता है उसमें देखा जाए तो प्लांटेशन को फोकस करते हैं, फॉरेस्ट पे उसी में रहते हैं। इनका परमानेंट कोई सेटलमेंट नहीं होता है। ये लैंड, यानी कि अब तो थोड़ा सा लैंड में देखा जाए तो ये कल्टिवेशन भी करने लगे हैं, और उसके साथ नेचर लवर होते हैं। इनकी लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंस होती है, अपने प्रिमिटिव यानी अपने ट्रेडिशनल लैंग्वेज ही भी बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है, और एक तरीके से जो है ये एक ग्रुप में रहते हैं। मैक्सिमम आपने देखा भी होगा अगर रियल लाइफ में, तो ये लोग जहाँ जाते हैं तो मैक्सिमम कुछ फैमिली को साथ लेकर के इकट्ठा जाते हैं, आते हैं। तो इस तरीके से तो इनका ये थोड़ा सा सिंबल भी है, एक तरीके से इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। आगे हम बात कर ले तो ऑफन आदिवासीज आर ब्लेम्ड फॉर देयर लैक ऑफ एडवांसमेंट एज दे आर बिलीव्ड टू रेसिस्टेंट टू चेंज आर न्यू आइडियाज। यानी कि ये सारी चीज़ें हमें भी लगता है कि ये लोग चेंज नहीं होना चाहते। ये चीज़ें सही भी हैं कि इनके उसमें, यानी बेसिकली हम लोग के उसमें अगर देखा जाए तो रिलीजन में कोई आए इंटरफेयर करे, कहे आप ये सारी चेंज कर लो, तो हम भी नहीं जल्दी से एक्सेप्ट करते। तो उसी तरीके से ये लोग भी इनके उसमें रीजन में कोई जाता है, कोई ब्लेम, यानी कि अगर इंटरफेयर करता है इनके पर्सनल कल्चर में, उसे कहता है कि चेंज कर लो, तो चेंज करने से अपडेट नहीं होना चाहते हैं। तो ये हमारा भी स्टीरियोटाइप है, ये इनके लिए भी है कि कोई पर्सन आता है तो स्टीरियोटाइप इस तरीके से कि वो हमें चेंज करना चाहता है। तो इस तरीके से ये लोग भी अटैक करके, देखो आपने सुना भी होगा कि उनके एरिया में जाते हैं तो मार देते हैं, तो सारी चीज़ें। आगे हम थोड़ा सा बात कर ले तो आदिवासी एंड डेवलपमेंट। अब आदिवासी के डेवलपमेंट भी बात कर ली जाए तो फॉरेस्ट वेयर एब्सोल्युटली क्रूशियल फॉर द टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल एम्पायर्स एंड सेटलमेंट सिविलाइजेशन इन इंडिया। यानी कि ये लोग, अगर फॉरेस्ट का देखा जाए तो वो एक तरीके से सेटलमेंट के लिए, यानी कि रूलर ने भी इसका यूज़ किया है। और हमारी अगर संस्कृति, जो हमारा कल्चर है, उसका भी सिविलाइजेशन यहीं से स्टार्ट हुआ है। आगे हम बात कर ले तो मेटल और लाइक आयरन एंड कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, कोल एंड डायमंड्स, इनवैल्यूएबल टिम्बर, मोस्ट मेडिसिनल हर्ब्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। ये सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से ही मिलती बेसिकली। हम बात करें तो एनिमल दमसेल्फ, यानी कि जो भी जानवर होते हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो जो, हाँ, वो एलिफेंट होता है उसका टीथ बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, वो भी हमें मैक्सिमम जंगलों से ही मिलेगा, यानी कि हाथी तो वहीं जंगल में रहता है। उसके साथ साथ वैक्स की बात करें, हनी की बात करें, ये सारी चीज़ें जो है हमें जंगल से मिलती है। तो जंगल हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बात कर ले तो इन एडिशन द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ डिपेंडेंट did heavily on the forest that help recharge many of the India's rivers, as is becoming clear now, crucial to the availability of quality of our air and water। यानी कि और फॉरेस्ट के थोड़ा सा हम बात कर ले तो फॉरेस्ट हमारे एयर को क्लीन करती है, वाटर को क्लीन करती है, उसको जो है वो रिस्टोर करती है। उसके साथ हम बात कर ले तो जो है हमारा इंडिया ने इसके नेचर के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट पहले भी रहा है, एंशिएंट टाइम से ही। तो ये सारी चीज़ें यानी क्रूशियल रोल प्ले करता है फॉरेस्ट, और आदिवासी को कहा जाता है कि इनके प्रोटेक्टर होते हैं। और आगे थोड़ा सा बात कर ले तो फॉरेस्ट कवर्ड द मेजर पार्ट ऑफ आवर कंट्री टिल द 19th century एंड आदिवासी हैड अ डीप नॉलेज ऑफ एक्सेस टू
will as control over most of these vast tract at least till the middle in the 19th century। यानी कि और फॉरेस्ट एक क्रूशल रोल प्ले करता है 19th सेंचुरी में। बहुत सारे बुक्स मैंने फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा इंडिया में थे। आज देखा जाए तो 25% के अराउंड ही फॉरेस्ट लैंड हमारे इंडिया में है। और उस टाइम पे देखा जाए तो काफ़ी यानी मात्रा में था। उसका रीज़न ये था कि उस टाइम ये जो एसटी होती है, एसटी कम्युनिटी, इन लोगों ने यानी इसको सेव रखा था। उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने इंडस्ट्री स्टार्ट करी और इंडस्ट्रियों के लिए टिम्बर को काटने यानी कि टिम्बर की ज़रूरत पड़ी यानी लकड़ियों की, तो लोग काट कट के बनाने लगे। उसके साथ जब स्टार्टिंग में रेलवे बना तो रेलवे में जो रेलवे ट्रैक होता है उसमें लकड़ियों को लगा करके बनाया जाता है, जो कि आज साइड में देखेंगे तो आप यहाँ पर लोहे की लगी होती है। ये जो रॉड टाइप्स होती हैं, पहले ये लकड़ियों की बनी होती थी। और उसके साथ साथ जो माइंस वगैरह करने लगे तो ये सारी चीज़ों से हमारा जंगल ख़त्म होने लगा। तो और इस बात करें आदिवासी की, तो आदिवासी को एक तरीके से फॉरेस्ट का गार्ड कहा जाता है। उसके साथ साथ इन लोगों ने उसको प्रोटेक्ट भी किया। इन लोगों को बहुत सारे जो भी क्या कह सकते हैं, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करने का तरीका भी पता है। इन लोगों को बहुत सारी जड़ी बूटियों का भी नॉलेज है, क्योंकि ये लोग जंगल में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इनसे ले सकते हैं। आगे बात कर ले तो दिस मीन दैट दे वर नॉट रूल्ड बाय लार्ज स्टेट एंड एम्पायर्स। इंस्टेड ऑफ एन एम्पायर हैवली डिपेंडेंट ऑन द आदिवासी फॉर द क्रूशियल एक्सेस टू द फॉरेस्ट रिसोर्स। यानी कि जब हम नेचर का सारी चीज़ें यूज़ करते थे, हम फॉर एक तरीके से एसटी कम्युनिटी पे बिलोंग करते थे, मतलब डिपेंडेंट थे। तो एक तरीके से वो उनके लाइवलीहुड, उनका भी लाइवलीहुड था और हमारे एक तरीके से लाइफ सेविंग था। तो ये सारी चीज़ें हुई। आगे हम थोड़ा सा बात कर ले तो रेडिकली कंट्रारी टू अवर इमेज ऑफ आदिवासी टुडे एज ए समव्हाट मार्जिनल एंड पावरलेस कम्युनिटी। अगर आज यानी उस टाइम पे यदि देखा जाए तो जो आदिवासी कम्युनिटी थी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, और आज हम हमारी नज़र में से वो एक तरीके से पावरलेस वल्नरेबल बन के रह गए हैं। यानी कि वल्नरेबल हैं, मार्जिनल हैं, यानी कि हाशिए पर जा चुके हैं। यानी कि एकदम हाशिए का मतलब होता है जैसे ये एरिया है, इसमें किसी चीज़ को समेटा जाए बिल्कुल जाकर किनारे लग जाए, तो उस तरीके से यानी हाशिया का मतलब यानी हँसिया से लिया गया। अगर हँसिया स्कल देखा जाए, जो सिकल होती है, सिकल का ऐसे रीज़न होता है ना यहाँ पर, तो इस तरीके से लो पूरे जो आयरन होता है उसको काट काट करके किसी किनारे पे उसको छोड़ दिया जाता है, तो एक तरीके से ये पूरा हो गया। तो इसी तरीके से हाशियाकरण यानी कि जो मार्जिनलाइजेशन उसी से बिलोंग करता है। आगे हम बात कर लें यहाँ पर, तो इन द प्री colonial world they were traditionally ranged hunter gatherers and nomads and lived by shifting agriculture and also cultivating in वन प्लेस। यानी कि देखा जाए तो उस टाइम ये लोग जब प्री कॉलोनियल रीजन था, यानी कि जब हमारे यहाँ ये इनका क्या कह सकते हैं ब्रिटिशर्स का इम्पैक्ट नहीं था, तो उस टाइम जो है जो ये एसटी कम्युनिटी थी यानी कि हंटर गेदरर्स थे। हंटर गेदरर्स का मतलब था कि ये लोग जो है जैसे फॉरेस्ट है, यहाँ ये लोग उन्होंने पेड़ों को काट करके यहाँ पर थोड़ा सा ज़मीन वमीन उगा ली, और या फिर जो है या फिर उसके उससे भी छोड़िए तो जैसे पेड़ है तो पेड़ के कुछ जो फ्रूट्स हैं उन लोगों उनको बिन बिन करके खाया। उसके बाद कुछ जो अपने जानवर लिए रहते थे उनको यहाँ पर पत्तियाँ उत्तियाँ खाई वगैरह। उसके आगे जो है फिर आगे बढ़ गए, यानी कि सारी चीज़ें इकट्ठा करते थे, पत्तियाँ वगैरह इकट्ठा करते थे, उसको खाते थे। तो हंटिंग यानी हंटिंग का मतलब या गैदरिंग हो गया, और हंटिंग का मतलब ये लोग जानवर यानी जो वाइल्ड लाइफ थे उनको जो है शिकार करते थे, मार करके उनको खा जाते थे। ये सारी चीज़ें उसको हंटर गैदरर्स कहा गया। नोमैड मतलब घुमक्कड़ थे, एक जगह नहीं सेटल, उनका परमानेंटली सेटलमेंट नहीं था। आगे हम बात कर ले तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब बताया कि जैसे ये पेड़ है, कुछ ये फॉरेस्ट रीजन है, कुछ ये लोग काट देते, उसे काटने के बाद यहाँ पर जो है इसको आग से जला देते। जलाने के बाद ये जब थोड़ा सा कल्टिवेबल लैंड हो जाती है जहाँ पर कल्टिवेशन करते। एक बार कल्टिवेशन करने के बाद 1 से 2 बार करते। जब इसमें थोड़ा सा जो है फर्टाइलाइजेशन यानी फर्टाइल कम हो जाते, फर्टिलिटी इसकी रिड्यूस हो जाती, तो ये लोग दूसरी जगह लैंड में जो है ये काटते, पूरा फॉरेस्ट काटने के बाद उसे साफ करते, सेम स्टिक करते, और कुछ दिन तक यहाँ करते, तब तक इसमें लैंड में जो है फॉरेस्ट उग जाते। इस तरीके से पूरे फॉरेस्ट में लोग करते थे, तो इसलिए दूसरे को और नहीं काटने देते थे कि उसमें यानी कि एक तरीके से इनका परमानेंटली कब्जा नहीं था, लेकिन अगर कोई और आएगा तो उस वहाँ पर परमानेंटली सेटल कर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। आगे बात कर लें तो although these remain for the past 200 years, Adivasi have been increasingly forced
through economic changes, forest policies, and political force applied by the state and private industries to migrate to live as the worker in plantations at construction sites in the industries and domestic workers। यानी कि फिर धीरे धीरे हुआ क्या, 200 ईयर्स अगो धीरे धीरे जब अंग्रेजों का कब्जा हो गया, यानी ब्रिटिशर्स आए, कॉलोनियल पीरियड आ गया, तो फॉरेस्ट को काटा जाने लगा, बहुत तरीके की फॉरेस्ट की पॉलिसीज़ बनाई गई। तो उसमें एक तरीके से इनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, इनके जंगलों को इनसे ले लिया गया, उसमें इनका पर्टिकुलर कोई जो भी इनका राइट्स था वो एक तरीके से वायलेशन हुआ, इनको भगा दिया गया। तो वहाँ से तो एक तरीके से मार्जिनलाइज हो गए, जाकर के सिटी में रह गए और वहाँ जाकर के कुछ वर्कर के रूप में काम करने लगे। ये सारी चीज़ें इन्होंने फेस की। इनका मदरलैंड भी छूट गया, लाइवलीहुड जो भी था इनका, अर्निंग प्रोसेस, वो सारी चीज़ें छूट गई और एक तरीके से गरीब हो गए। ये सारी चीज़ बात करते हैं, फिर जाकर के इंडस्ट्रीज़ में वर्क करने लगे। तो और कंस्ट्रक्शन साइट पे डोमेस्टिक वर्कर्स के रूप में सिटी में जाकर के यानी रहने लगे। जैसे कि आप अभी भी सिटी में जाएंगे, यानी कि जो भी सिटी से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ देखेंगे बहुत सारे लोग अपने एरिया को पूरे छोड़ करके आए हैं। कुछ लोगों से आप बात करेंगे तो पता चलेगा कि उन लोगों ने पूरी तरीके से अपने सिटी को छोड़ दिया किसी कारणवश, यानी कि हो सकता है जमींदार का, ये जैसे मैंने आपको बताया कि उनका एक्सप्लॉयटेशन की वजह से परेशान होकर के चले आए हों। तो इस तरीके से बात की और आगे बात करें तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री दे डू नॉट कंट्रोल और हैव मच डायरेक्ट एक्सेस टू द फॉरेस्ट टेरिटरीज। यानी कि जब फर्स्ट टाइम हुआ, स्टार्टिंग में तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुई, फिर यानी कि फर्स्ट टाइम हुआ कि जब पहले तो उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इन लोगों के पास अपने जो ट्रेडिशनल वेपन्स थे उससे अटैक किया, लेकिन जब ब्रिटिशर्स का वो था तो उनके पास अपना जो है मॉडर्न वेपन्स थे, तो उन लोगों ने उसे यूज़ किया, जैसे कि गन्स वगैरह हैं, तो वो लोग दूर से इनके ऊपर अटैक करके इनको मार देते थे। ये सारी चीज़ें हुई उस टाइम की है। जैसे कि ये स्टोरी में आप देख सकते हैं कि जो है ये ज़मींदार है और इन लोग यानी कि अंग्रेज हैं, इन लोगों को इनका वर्क बता रहा था। एक तरीके से इनका जो है देख सकते हैं, तो इनको काम में लगा दिया है। और यहाँ बात कर लेते हैं 1830 की एक स्टोरी है, जिसमें कुछ लोग जो है यानी उसमें अगर देखा जाए तो कुछ लोग झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, इन रीजन से यानी लोगों को ले गए, जो है मॉरिशस में ले गए, ऑस्ट्रेलिया में ले गए, कैरेबियन एरिया कंट्रीज़ में ले गए। वहाँ ले जाकर के एक तरीके से टी प्लांटेशन, यानी अंग्रेजों का जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए तो उनका कई स्टेट्स यानी कई कंट्रीज़ में कब्जा था, यानी पर्टिकुलर इंडिया ही नहीं था, उनके बहुत सारी कॉलोनीज थी। तो वहाँ पर लेबर्स की कमी थी, तो इंडियन को ले जाकर के वहाँ रख दिया, वहाँ से इन लोगों से इंडिया यानी टी इंडस्ट्री में काम में लगा दिया, वहाँ पर टी प्रोड्यूसिंग में लगा दिया, इस तरीके से करने लगे। तो इस तरीके से 70 लाख आदिवासी इन असम यानी कि असम को छोड़कर चले गए। असम में भी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा हुआ, देखते हैं वहाँ पर टी प्लांटेशन होता है, तो वहाँ अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया था स्टार्ट। तो इस तरीके से किया गया, इनको हार्ड वर्क लिया जाता था, इनको टॉर्चर किया जाता था और इस तरीके से हुआ। तो कुछ उसमें एक स्टोरी एक सॉन्ग के रूप में यानी पोएम के रूप में लिखी गई है, जो कि ये बताता है कि कम मनी लेट्स गो टू असम। यानी कुछ लोग जो बाहर गए हैं तो वो अपने किसी भी यानी कि अपने जो कलीग हैं उनसे कहते हैं कि चलो जो है आओ हम असम चलें। आगे बात करते हैं तो उनके एक तरीके से उस टाइम को एक पर्टिकुलर कंट्री का पर्सपेक्टिव एक अपने स्टेट अपने रीजन से होता था, ना कि होल इंडिया से होता था। तो उस वहाँ पर कहते हैं आवर कंट्री हैज़ सो मच सफरिंग, यानी हमारी कंट्री जो असम है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। कंट्री ऑफ असम ओह मिनी, यानी कि असम की कंट्री, यानी वो मैंने बताया कि वो पर्टिकुलर अपना रीजन को ही एक तरीके से कंट्री इंट्रोड्यूस करते थे। आगे बात करें तो हैज़ टी गार्डन्स फुल ऑफ द ग्रीनरी, यानी कि उनके जो टी का गार्डन है वो मानी ग्रीनरी, यानी उसमें हरियाली आ गई होगी। और सरदार सेज वर्क, यानी सरदार कहता है कि काम करो काम करो। बाबू कहते हैं कि पकड़ो और मेरे पास लाओ। साहब कहते हैं कि जो है यानी काम नहीं करोगे तो तुम्हारी चमड़ी को निकाल करके हम चमड़ी निकाल लेंगे। तो वही कह रहा है टेक ऑफ द स्किन ऑफ योर बैक, तुम्हारी खाल खींच लेंगे, ऐसा कुछ कहते हैं ना, वो सारी चीज़ें। तो इस तरीके से हे जादूराम यू रिसीव्ड अस द सेंडिंग अस टू असम, यानी कि तुमने हमें असम भेज दिया। तो ये सारी चीज़ें यानी कि वो एक तरीके से अपनी स्टोरी में इस सॉन्ग में अपने दर्द को दिखा रहा है कि यानी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी। तो ये करंट टाइम में अगर देखा जाए तो ये जो रीज़न दिख रहा है ये नियामगढ़ी हिल्स का है, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। यहाँ पर कुछ एरिया यानी कि बहुत सारे मतलब कुछ एसटी कम्युनिटी के लोग रहते थे, यहाँ पर माइनिंग होने लगी। तो जो है आदिवासियों को यहाँ से मार्जिनलाइजेशन यानी डिस्प्लेस कर दिया गया और ये यहाँ पर यहाँ पर माइंस करके देख सकते हैं रीज़न कैसा हो गया है। तो ये टोटल यही बता रहा है।
आगे हम बात कर ले तो फॉरेस्ट लैंड हैव बीन क्लियर्ड फॉर द टिम्बर एंड टू गेट लैंड फॉर द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। यानी उस टाइम भी फिर जो है फॉरेस्ट लैंड को साफ करके वहाँ पर जो है एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से और उसके साथ साथ जो है टिम्बर को, यानी कि जब मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रीज जब लगने लगी तो वहाँ पर लकड़ियों के पहले बहुत ज़्यादा, जो आज हम लोहे का यूज़ करते हैं यहाँ पर आयरन यूज़ होता है, वहाँ पर वुड्स का ही यूज़ होता था। तो जो है वहाँ पर यानी कि एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से काट करके जो है पूरे फॉरेस्ट रीजन को साफ करके यहाँ एग्रीकल्चर किया जाता था। उसके साथ साथ जो लकड़ियाँ होती थी उनको सबसे ज़्यादा उस जो है फॉरेस्ट को काटा जाता था लकड़ियों के लिए। उसके आगे हम बात कर ले तो आदिवासीज हैव आल्सो लिव्ड इन एरियाज दैट आर रिच एंड मिनरल्स एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। यानी जो आदिवासी थे वो उस एरिया में रहते थे जहाँ मिनरल रिच एरिया था। There are taken for mining and our other large industrial project। यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लार्ज प्रोडक्ट लगने लगे, वहाँ पर माइनिंग्स होने लगी, माइनिंग एक्टिविटीज़ जैसे कि, तो उसको फोर्सफुल करके उनको भगाया गया, वहाँ से उनकी लैंड को ले लिया गया। बेसिकली किसी की भी लैंड को ले लिया जाएगा तो वहाँ से लोग डिस्प्लेस ही हो जाएंगे। आगे बात कर ले तो जैसे कि अभी भी देखते हैं बहुत सारे बड़े बड़े डैम बनते हैं तो वहाँ के एरिया के मतलब उस रीजन के पीपल को हटा करके दूसरी जगह डिस्प्लेस कर दिया जाता है, शिफ्ट किया जाता है। लेकिन आज तो थोड़ा सा कंपनसेशन है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट है, ये कोई ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट नहीं है, तो यहाँ पर उनको कंपनसेशन दिया जाता है, पर्टिकुलर उनको रहने के लिए लैंड प्रोवाइड की जाती है, ये सारी चीज़ें आज व्यवस्था करनी पड़ती हैं। तो वहाँ उस टाइम पे बात कर ले तो फोर्सफुली प्रोड्यूसर्स आर नॉट फॉलोड। यानी वो जो लॉज थे, रूल्स थे, उनको फॉलो नहीं करता था लैंड ऑनर। वो मतलब जो भी लैंड लेता था वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखता था। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स मोर देन 50% ऑफ पर्सनस डिस्प्लेज ड्यू टू माइंस एंड माइनिंग प्रोजेक्ट आर ट्राइबल्स। यानी ट्राइबल में देखा जाए तो 50% तो से ज़्यादा पीपल तो ये माइनिंग की वजह से डिस्प्लेस हो गए हैं। माइनिंग की वजह से मैंने जैसा कि आपको बताया कि उड़ीसा रीजन में, छत्तीसगढ़ रीजन में बहुत सारे यानी कि मिनरल्स पाए जाते हैं और वहाँ पर ट्राइब्स की भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से 50% से ज़्यादा जो है डिस्प्लेसमेंट हुए, यानी कि वहाँ से अपनी जगह से हट करके एक तरीके वो पास के किसी टाउन में या किसी दूसरे टाउन में सेटल हो गए, वहाँ जाकर के एक तरीके से लेबर वर्कर की तरह। Another recent survey reported by the organization working among Adivasis shows that 79% of the persons displaced from the state of आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से देखा जाए तो यहाँ पर 79% पीपल इसी वजह से डिस्प्लेस हुए हैं। आगे बात कर लेते ह्यूज ट्रैक्ट ऑफ देयर लैंड हैव आल्सो गॉन अंडर द वाटर्स ऑफ 100 ऑफ डैम्स। यानी जब वाटर डैम बना, यानी कि जो डैम्स होते हैं नदियों में बनते हैं, तो वहाँ पास के रीजन को से पर्सन को हटा दिया जाता है। उसका रीज़न होता है कि वो एरिया पूरा एक तरीके से पूरा वाटर फ्लड हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है वहाँ के लोगों में, यानी एक तरीके से फ्लड का बहुत ज़्यादा हो जाता है, एरिया भी काफ़ी कवर होता है, तो वहाँ से लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जाता है। तो जिसकी वजह से जो है अभी रिसेंट की रिपोर्ट में बता रहे हैं कि 79% पीपल वहाँ से डिस्प्लेस्ड हुए हैं। उसके आगे हम बात कर ले तो इन द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि पूरा एरिया रीजन वाइज ये बता रहा है। उसके आगे हम बात करें तो जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन में दियर लैंड्स रिमेन हाईली मिलिटराइज्ड एंड वार टॉर्न। मिलिटराइज्ड यानी कि वहाँ पर एक तरीके से वो जो पर्सनल होता नहीं, वहाँ पर एक तरीके क्या कह सकते हैं, जो रिफ्यूजीज होते हैं, यानी कि जैसे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में रिफ्यूजी का बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, तो यानी कि ये पोरस कंट्री यानी पोरस बॉर्डर एरिया है, यानी कि जैसे देखते हैं कि इधर महाराष्ट्र सॉरी म्यांमार है, इधर से बांग्लादेशी हैं, ये लोग इसमें एंटर करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए बहुत ज़्यादा मिलिट्री रखी गई है इनको सेफ्टी के लिए। तो वो भी पर्सनल जो जनरल पीपल हैं उनके लाइफ में जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट होता है। यानी कि बेसिकली आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ कोई पुलिस डेली रहने लगे तो आपको बहुत ज़्यादा हर चीज़ में इंटरफेयर करेगी। तो मिलिट्राइज्ड है जो कि वार टॉर्न, यानी कभी भी युद्ध भी होते रहते छोटे छोटे, जैसे कि आपने देखा कि अरुणाचल रीजन में जो है चाइना का धीरे धीरे कुछ ना कुछ यहाँ पर उसका इशू बना ही रहता है। तो उस तरीके से आगे हम बात कर ले तो इंडिया हैज़ 54 नेशनल पार्क, यानी कि नेशनल पार्क तो 54 है। नेशनल पार्क यानी कि पर्टिकुलर क्या कह सकते हैं, यानी कि कुछ जानवर का यानी कि वाइल्ड लाइफ एरिया देखा जाता है, कुछ यानी कि जानवर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो, वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो, तो उस रीजन को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया जाता है। यानी कि उसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना, किसी व्यक्ति का जाना आना अलाउड नहीं होता है। उस एरिया में सिर्फ जानवरों का या फिर जो रिसर्च टीम होती है वो भी जाती है, वो भी सिर्फ इस एक तरीके से क्या कह सकते हैं कोर एरिया में नहीं जाती, कोर रीजन में, ये जो है बॉर्डर एरिया में जाती है।
बफर एरिया जिसको कहा जाता है। बफर एरिया मतलब जो है इधर नॉर्मल विलेजर्स रहते हैं, और ये कोर एरिया है जहाँ पर जान मैक्सिमम जो वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, उसके बीच का रीजन कुछ होता है जहाँ पर दोनों का आवागमन रहता है, तो बफर एरिया हो गया। तो इस तरीके से आगे हम बात कर लेते हैं 372 यानी 372 वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, यानी कि जानवरों के लिए वो भी बनाई जाती है। उसमें थोड़ा सा इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होती है रूल्स का। तो इस तरीके से जो है ये एरियाज़ हैं जो कि एक तरीके से एससी यानी एसटी कम्युनिटी को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करते हैं। आगे हम बात कर ले तो ट्राइबल्स ओरिजिनली लिव्ड बट वेयर एविक्टेड फ्रॉम, यानी कि वो अगर देखा जाए तो ओरिजिनली वो फॉरेस्ट में रहते थे, लेकिन इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो गए यानी डिस्प्लेस्ड हो गए। व्हेन दे कंटिन्यू स्टे इन दीज फॉरेस्ट दे आर टर्म्ड इंक्रोचर्स, यानी बहुत ज़्यादा इंक्रोच कर लिया गया उनके एरिया को, ये सारी चीज़ें कहती हैं। आगे थोड़ा सा हम बात कर ले तो लॉजिंग दियर लैंड्स एंड एक्सेस टू द फॉरेस्ट मीन्स दैट ट्राइबल लॉस दियर मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि यानी कि लाइवलीहुड इनका इन्होंने एक तरीके से लॉस कर दिया। उसका रीज़न यही है कि यानी कि ये लोग अपने पर्टिकुलर एरिया में रहते, तो वहाँ पर जो भी ये क्या कह सकते हैं जो फॉरेस्ट का प्रोडक्ट होता है, जैसे कि वैक्स हो गया, टिम्बर्स हो गए, ये सारी चीज़ें अगल बगल के अपने एरिया में बेच करके वो पैसे कमाते थे। हनी हो गई, और अपना मदरलैंड पे यानी कि जो उनकी लैंड थी उस पर थोड़ा सा कल्टीवेशन भी करते थे, तो इस तरीके से इनका लाइवलीहुड था। बट जब ये लोग मार्जिनलाइज यानी डिस्प्लेस्ड हो गए अपने एरिया से, तो वहाँ जाकर के पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री में वर्क करने लगे, एक तरीके से इनका एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, उस तरीके से इनको वेज भी नहीं मिला, तो लाइवलीहुड इनकी क्राइसिस में आ गई। आगे बात कर ले तो हैविंग ग्रेजुअली लॉस्ट एक्सेस टू दियर ट्रेडिशनल होमलैंड मेनी आदिवासी हैव माइग्रेटेड टू सिटीज़, यानी माइग्रेट करके सिटी चले गए। मैंने बताया कि वहाँ से छोड़ करके एरिया, और उसके बाद उनका लो वेजेस भी है क्योंकि अनस्किल्ड है, वहाँ पर कोई इनका ऐसी स्किल नहीं, तो किसी फैक्ट्री में एज लाइक लेबर के तौर पे लगेंगे, तो इनको बहुत ज़्यादा स्किल यानी कि वेज भी नहीं दिया जाता। तो दे दस गेट कॉट इन अ साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड डिप्राइवेशन, यानी इस तरीके से एक इनका पॉवर्टी का एक साइकिल बन जाता है। पॉवर्टी का साइकिल, ये तो पहले लाइवलीहुड यानी माइग्रेट करके सिटी आए, सिटी में इनका पर्टिकुलर सेटलमेंट नहीं है, गरीबी में यानी गरीबी हो, हेल्थ इशूज़ हो गए, फिर हेल्थ इशूज़ की वजह से जो अर्निंग आई उसमें स्पेंड हो गई, फिर बच्चे हुए, बच्चे को नहीं पढ़ा पाए, उसका रीज़न यही है कि हेल्थ इशूज़ बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो फिर इनको वर्क पे लगा दिए। तो इस तरीके से इनका जो है एक तरीके से साइकिल बन गया, यानी पॉवर्टी ऑफ साइकिल को मैं थोड़ा साइकिल बना के दिखाऊं तो यानी कि पॉवर्टी का साइकिल ये हो गया कि मार्जिनलाइज होकर के इनका परमानेंट सेटल नहीं किसी टाउन में आए, और उसके बाद जो है इनके पास कोई स्किल नहीं है, तो जैसे तो लो वेज हो गया, लो वेज हो गया तो जिसकी वजह से हार्ड वर्क करते हैं, तो हेल्थ इशूज़ रहते हैं, हेल्थ इशूज़ में फिर जो है जो अर्निंग किए वो फिर पॉवर्टी में आ गए, तो इस तरीके से यानी कि जो है अपना परमानेंट सेटल भी नहीं कर पाए, पूरी एक तरीके से साइकिल बन गई। तो इस तरीके से आगे हम बात करें तो 45% ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स इन रूरल एरियाज एंड 35% इन अर्बन एरियाज लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी पॉवर्टी लाइन बताते हैं कि 35% तो अर्बन एरिया में जो भी गरीब पर्सन है वो एसटी कम्युनिटी से वो हैं, और 45% रूरल एरिया में हैं। दिस लीड्स टू डिप्राइवेशन इन अदर एरियाज, मेनी ट्राइबल चिल्ड्रेन आर माल नरिश्ड, यानी कि उनके उसमें माल नरिशमेंट बहुत ज़्यादा है। माल नरिश का रीज़न यही मैंने जो कि आपको बताया कि यानी कि प्रॉपर जब अर्निंग नहीं है तो हेल्थ पे फोकस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बीमारी रहती है, और उनका परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, पॉल्यूटेड वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर कंज्यूम करते हैं, फूड भी बहुत वो रहता है, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा माल नरिश्ड होते हैं बच्चे, यानी कि उनको प्रॉपर हेल्थ का कोई ध्यान नहीं दिया जाता, उनको न्यूट्रिशंस नहीं मिलते, इसकी वजह से इनका ग्रोथ भी नहीं हो पाता, फिजिकल ग्रोथ भी इनके बच्चों का नहीं हो पाता है। आगे बात करें जैसे एनीमिया में अप्रॉक्सीमेटली 65% के अप्रॉक्सीमेट वीमेंस को एनेमिक वीमेंस हैं इसमें ट्राइबल एरिया में, यानी कि जो ट्राइबल पीपल्स हैं इसमें 65% के अराउंड जो वीमेंस है वो अनेमिक है, यानी कि उनको ब्लड की कमी है इतने लोगों की। आगे हम थोड़ा सा बात कर ले तो आदिवासीज आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दियर लैंड्स, दे दे लॉस मच मोर देन आर सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि इनके पास थोड़ा अर्निंग की रिसोर्स रहती है, और दे लॉस दियर ट्रेडिशंस एंड कस्टम, यानी कि वो वहाँ से आते हैं तो अपने कस्टम्स को अपने ट्रेडिशंस को ये लोग एक तरीके से छोड़ देते हैं, मतलब भूल जाते हैं। भूलने का रीज़न है वहाँ पर ये अर्निंग करें अपने कल्चर को फॉलो करें,
आगे हम बात करें तो एंड लिविंग एंड बीइंग, दे टुक अवर फार्मिंग लैंड, यानी सारी चीज़ें छोड़ जाते हैं, लेफ्ट सम हाउसेज छोड़ जाते हैं, दे टुक द क्रिमेशन ग्राउंड टेम्पल्स वेल पॉन्ड, यानी सारी चीज़ें उनकी छूट जाती हैं। तो सेज गोविंदा मारन हु वाज डिस्प्लेस्ड ड्यू टू रिफाइनरी प्रोजेक्ट इन उड़ीसा, यानी कि जब रिफाइनरी प्रोजेक्ट उड़ीसा में लग रहा था तो एक गोविंदा मारन है कुछ, मतलब ऐसा करके इन्होंने जो है मतलब इनका जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई कि क्या क्या होता है, क्यों अपनी फार्मिंग लैंड उनकी छूट जाती है, वहाँ पर उनका टेम्पल वाले, यानी कि कोई भी पर्सन यहाँ से मार्जिनलाइज होकर जाते हैं, मार्जिन यानी माइग्रेट कर जाता है, जैसे कि आप ही हैं, सपोज दैट किसी रीजन से बिलोंग करते हैं आप, जब वहाँ पढ़ने के लिए आप सपोज दैट यूपीएससी प्रिपरेशन करने के लिए आप दिल्ली गए, तो अपना पूरा रीजन फैमिली सब कुछ तो छोड़ करके जाएंगे ना, क्या लेकर जाएंगे अपने साथ, 2-3 सेट कपड़े जो भी हों, अपने कपड़े और थोड़ा सा बुक्स वगैरह जो भी है, नहीं तो वहाँ जाकर के खरीद लेंगे बस, तो लेकर के तो आप कुछ जाते नहीं तो सब कुछ छूट जाता है, तो उसी तरीके से इन लोगों का भी छूट गया। बट डिफरेंस ये है कि आप लोगों को ये होपनेस है कि ठीक है मैं वहाँ जाऊँगा, पढ़ करके आऊँगा और अपना सपने पूरे करके आऊँगा, तो मैं सब कुछ सही कर लूँगा, बट इनके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। और आगे हम थोड़ा सा बात कर ले तो माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन, माइनॉरिटी क्या, मार्जिनलाइजेशन क्या है। तो माइनॉरिटीज़ मतलब जिनकी पॉपुलेशन कम हो, किसी चीज़ में कहते हैं ना माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी का मतलब वहाँ की उस चीज़ का मतलब पॉपुलेशन कम है, और मार्जिनलाइजेशन की धीरे धीरे उनको किसी रीजन से ख़त्म कर दिया गया है। तो अगर यहाँ बात करें तो सेफ गार्ड टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ एज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि अगर देखा जाए तो आर्टिकल 29 में इनको एक वो दिया गया है, जो है सेफ्टी भी दी गई, यानी कि इनको प्रोटेक्शन दिया गया है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको अपने कल्चर के लिए, अपने रहन सहन के लिए उसमें इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। अब थोड़ा सा बात कर लें तो इनकम पासिस इशूज ऑफ पावर, एक्सेस टू रिसोर्स एंड हैज सोशल एंड कल्चरल डायमेंशंस, यानी कि माइनॉरिटी का पास भी सेम इशू थोड़ा सा कम होता है, लेकिन जो मार्जिनलाइजेशन होता है उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं यहाँ कह सकते हैं कि मेजॉरिटी का इन्फ्लुएंस होता है, कल्चर ऑफ मेजॉरिटी, यानी कि जो माइनॉरिटीज़ होते हैं वो कहीं मतलब जैसे बेसिकली कुछ यानी कैटेगरी के लोग किसी दूसरे से यहाँ सेटल हो गए किसी दूसरे रीजन में, तो वहाँ पर 2-4 ही सेटल होंगे, लेकिन वहाँ जो पहले से ऑलरेडी रह रहे हैं तो उनकी मेजॉरिटी होगी, तो धीरे धीरे अपने जो है कल्चर को भुला करके इनके कल्चर को ये लोग अडॉप्ट कर लेंगे, तो इनके कहने का मतलब इस तरीके से इनका कल्चर ख़त्म हो जाता है। आगे बात करें तो लेड टू मार्जिनलाइजेशन ऑफ द रिलेटिव स्मॉलर कम्युनिटीज़, यानी कि मार्जिनलाइज इस तरीके से और मार्जिनलाइज हो जाते हैं, यानी कि वहाँ से एकदम धीरे धीरे इनका कल्चर खत्म हो गया, तो यही कहा जा रहा है। आगे बात कर ले थोड़ा सा, तो दे आल्सो प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसएडवांटेज दैट दे में फेस, यानी ये सब चीज़ें फेस भी करते हैं बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि मेजॉरिटी में तो होता है ना कि किसी चीज़ के आपने क्लास में भी देखा होगा कि पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट का एक स्टूडेंट है और कुछ सब जो है किसी सब्जेक्ट के बहुत सारे होते हैं, या फिर कुछ लोगों का आज हिंदी पढ़ने का मन है सपोज दैट, और कुछ लोगों का आज इंग्लिश, अगर जिस उसमें ज़्यादा लोगों का सपोर्ट होता है वही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, टीचर भी वही करता है, तो उसी तरीके से माइनॉरिटी मेजॉरिटी के लिए भी बात वही अप्लाई होती है। तो यहाँ बात कर ले तो गिवन सर्टेन कंडीशंस एंड कम्युनिटीज़ दैट आर स्मॉल इन नंबर रिलेटिव टू रेस्ट ऑफ द सोसाइटी मे फील इंश्योर, सॉरी ये डबल लग नहीं सॉरी तो यहाँ हो गया, तो फील सिक्योर अबाउट दियर लिव्स, यानी कि ये सारी चीज़ें फील करते हैं, बहुत ज़्यादा इशूज़ होता है। आगे हम थोड़ा सा बात कर ले तो दिस सेंस ऑफ द इनसिक्योरिटी मे गेट एक्सेंचुएटेड इफ द रिलेशन बिटवीन द माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी कम्युनिटीज आर फ्रॉट, यानी कि इस तरीके से उनमें डिस्प्यूट हो जाता है, और इन सबको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने थोड़ा सा सेफ गार्ड भी प्रोवाइड किया है, जैसे फंडामेंटल राइट्स में, यानी आर्टिकल 28-29 का। और उसके आगे बात कर ले तो कमिटेड प्रोटेक्टिंग इंडियाज कल्चर एंड डाइवर्सिटी, आर्टिकल 28-29 इसे प्रोवाइड करता है कि अपने कल्चर का जो प्रोटेक्शन कर सके, सॉरी आर्टिकल यहाँ लिखा जाएगा ART, तो इस तरीके समझ सकते हैं, उनके प्रमोट किया जाता है, उनको इक्वलिटी दिया जाता है, नहीं कि आर्टिकल 14 के तहत सभी पर्सन को इक्वलिटी है, यानी कि किसी भी जो भी अपना अपॉर्चुनिटीज़ हैं 15 में सॉरी 16 में दिया गया है, जो भी जो यानी कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जो है किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये आर्टिकल 15 वो इम्प्लीमेंटेशन करता है, यानी ये सारी चीज़ें हमें राइट्स मिले हुए हैं, तो उसके थ्रू ये इक्वलिटी लाता है। अब थोड़ा सा हम बात कर लें तो मुस्लिम एंड मार्जिनलाइजेशन, यानी कि मुस्लिम का मार्जिनलाइजेशन हुआ है, उस पर बात करें तो
2001 का सेंसस दिया गया, बहुत पुराना है, जो कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग मुस्लिम की अगर कम्युनिटी देखी जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 6% के आसपास है। और यानी कि एक तरीके से वो उनको भी माइनॉरिटी में रखा जाता है, जबकि बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर है मुस्लिम की अदर कंट्रीज से ज़्यादा। डिफरेंस ये है कि जो है हिंदू कम्युनिटी जो अप्रॉक्सीमेटली 54% के आसपास है, सॉरी 85 ऐसे समथिंग है, आई डोंट नो क्लियर वो। तो 70 के आसपास है उसकी हिंदू कम्युनिटी, और बाकी कम्युनिटी जो है ये मुस्लिम कम्युनिटी तो 16% है, इसलिए यहाँ माइनॉरिटी का स्टेटस दिया गया। बट अगर देखा जाए ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में ही है मुस्लिम की। बस पॉपुलेशन नंबर में जो है ज़्यादा है और परसेंट्स में कम है। अदर कंट्रीज में पॉपुलेशन कम है तो इस वजह से वहाँ परसेंट में ज़्यादा है। तो जैसे कि इथियोपिया में देखा जाए तो इथियोपिया छोटा सा कंट्री है जिसमें जो है 34% मुस्लिम पॉपुलेशन है, जबकि इंडिया में देखा जाए 16% है और नंबरिंग में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ हमने बात की मुस्लिम मार्जिनलाइजेशन, यानी मुस्लिम का मार्जिनलाइजेशन भी सेम उसी तरीके से होता है, यानी कि अगर कुछ लोग उस कैटेगरी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उनका मार्जिनलाइजेशन यानी कि धीरे धीरे हाशिए पे चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये कुछ वो दिया गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा दिखाया गया, कंपेरिजन किया गया है कि कच्चा हाउस देखा जाए तो 67% मुस्लिम के पास है, जबकि 55.2% हिंदूज़ के पास है। ये सारी चीज़ें थोड़ा कंपेरिजन है, तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। और ये इसका यहाँ पर मैं बता रही थी, ये डबल स्लाइड लग गई है, 2 पेजेस हो गए, तो आप एक पढ़िएगा एक नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा कंपैरिजन के लिए बताया गया है कितने आईपीएस कितने आईएएस हैं अदर कैटेगरी से, तो यही दिखाया गया है। और यहाँ थोड़ा सा बात कर लेते हैं, द गवर्नमेंट सेटअप द हाई लेवल कमेटी 2005 में एक यानी कमेटी गवर्नमेंट ने वो की थी, राजेंद्र सचार की कमेटी, यानी कि राजेंद्र सचार कमेटी, यानी सचार कमेटी इसको कहा जाता है। राजेंद्र सचार उसके चीफ से चेयरमैन जिसको कहा जाता है। तो उन्होंने एग्जामिन किया कि सोशल जो इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी है, तो उसके लिए इन्होंने किया था, मतलब यानी कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। तो इन्होंने एग्जामिन किया कि सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया, यानी इस कम्युनिटी पे इन्होंने थोड़ा सा प्रॉपर एक तरीके से रिसर्च किया था। यानी जो कमेटी इसलिए बनाई जाती है अगर किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो हम बात करें तो इन्होंने रिपोर्ट दिया, उसमें कहा कि मार्जिनलाइजेशन ऑफ दिस कम्युनिटी, यानी उस कम्युनिटी में पर्टिकुलर मार्जिनलाइजेशन जो हाशिए पर पूरी सोसाइटी हो रही थी, उसके लिए उन्होंने रिपोर्ट दिया। तो उन्होंने कुछ सजेशन भी दिए कि रेंज ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंडिकेटर्स द सिचुएशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ अदर मार्जिनलाइजेशन कम्युनिटी लाइक शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, यानी इनसे इन्होंने कंपेरिजन किया था एसटी और एससी के साथ मुस्लिम को। तो इन्होंने रिपोर्ट में कहा कि मुस्लिम चिल्ड्रेन 7 to 16% इज मच लोअर देन दैट ऑफ अदर सोशल रिलीजियस कम्युनिटीज़, यानी कि इन्होंने कहा कि जो है उसमें मुस्लिम कम्युनिटी में बच्चों की जो स्कूलिंग ईयर है बहुत कम है, 7 to 16%, यानी जो एज के बच्चे हैं, एज ग्रुप के 7 to 16 एज ग्रुप के हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, जो कि अदर कम्युनिटी में उतनी ज़्यादा नहीं है। ये पर्टिकुलर यही कहना चाह रहा है, यानी कि रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया। आगे हम बात करें तो इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द मुस्लिम हैज़ अदर डायमेंशंस एज वेल लाइक अदर माइनॉरिटीज मुस्लिम कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस आर समटाइम्स क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट सीन द मेन स्ट्रीम, यानी कि फिर गवर्नमेंट ने इनके लिए बहुत ज़्यादा वो भी किए, इसका कुछ रीज़न भी बताया कि इसका रीज़न क्यों है, क्या है कि इतने ज़्यादा बच्चे इतनी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं इनकी सोसाइटी में, इनका एजुकेशन लेवल अभी भी लो है देन दैट ऑफ हिंदू अदर कम्युनिटी। तो उसका रीज़न इन्होंने बताया कि जो है जैसे कि उनके कुछ सिंबल्स होते हैं, यानी कि उसमें इंटरफेयर ना किया जाए डिफरेंटली, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि सोसाइटी में हम इक्वलिटी देखें, लेकिन ये है कि इसके साथ आप देख सकते हैं इंडिया की डाइवर्सिटी भी है कि हम सब कुछ एक्सेप्ट भी करते हैं। थोड़ा सा कुछ लोग होते बिल्कुल रेडिकल होते हैं, वो अदर कम्युनिटी यानी कि अपना तो सिंबल बहुत अच्छे से अपना जो है एक तरीके से प्राउड फील करेंगे अपने उस पर, बट अदर्स के रिलीजियस सिंबल पे ये लोग मतलब हेट
करते हैं, हेट भी होता है इनका। तो वहाँ से देखा गया तो वहाँ कह रहे हैं मुस्लिम में वियर बुर्का, यानी कि मुस्लिम में आपने देखा बुर्का पहनते हैं, लॉन्ग दाढ़ी रखते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। एक तरीके से डाइवर्सिटी भी दिखाता है कि इंडिया में एक तरीके से एक तरफ देखेंगे कि हिंदू का होता है तो अपना चंदन वंदन लगा के तैयार रहता है, मुस्लिम होता है वो अपना जो ये टोपी पहनता है उसके साथ, यानी कि और इसके साथ थोड़ा-सा लंबी दाढ़ी रखता है। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से डाइवर्सिटी भी दिखाती है। डाइवर्सिटी का मतलब थोड़ा-सा आपसे बात कर लें, तो जैसे कि अगर किसी भी आप रीजन में जाएँगे पर्टिकुलर एक ही तरीके से चीज़ें देखेंगे तो आपको ऊब लगेगी। बट अगर वहीं पर जाएँगे डिफरेंट टाइप्स की कुछ भी चीज़ें, सपोज़ दैट किसी गार्डन में चले जाइए, बहुत तरीके के सुंदर-सुंदर रंग-बिरंगे फूल मिलते हैं, आपको देखने में अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से इंडिया की एक सोसाइटी भी है कि आपको रीजन वाइड पीपल मिलेंगे, जो है उनका थोड़ा-सा रिलीजियस डिफरेंस होगा, उनके लोग डिफरेंस होंगे, उनके ड्रेसेस डिफरेंस होंगे, तो देखने में अच्छा लगेगा। तो ये कहने का मतलब है। तो और आगे हम बात कर लें तो पीपल थिंक दे आर नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, यानी कि कुछ लोगों का एक तरीके से आइडियोलॉजी होती है, पर्टिकुलर उसमें हम नहीं आते हैं। आपने देखा ही होगा, इसमें कोई पर्टिकुलर कहने की बात नहीं है। आगे थोड़ा-सा बात कर लें तो ऑफन दिस बिकम एन एक्सक्यूज टू ट्रीट देम अनफेयरली, यानी कि इनके जो सिंबल्स होते हैं इस वजह से इनको कुछ अलग ट्रीट किया जाता है। एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम, यानी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपने थोड़ा-सा देखी होगी, तो उसमें जो है आपको ये नहीं करना है, आपको लोगों को अवेयर करना है कि सोसाइटी में यानी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। अगर डाइवर्सिटी में हम अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो एक तरीके से एक दिन वही सेम लेवल वाला हो जाएगा, हमारी सोसाइटी खत्म हो जाएगी। तो यही चीज़ें हैं। और इसमें जैसे एक वर्ड दिया गया है घिटोइजेशन, यानी कि घिटोइजेशन का मतलब होता है कुछ ऐसा पर्टिकुलर एक रीजन, एक तरीके से आपने नक्सलिज्म सुना होगा, उसी तरीके से होता है कि पर्टिकुलर एक ग्रुप यानी कुछ एरिया में रहते हैं, वो एक दूसरे अपने इंटरनली मैटर में तो बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं, दूसरे अगर कोई इनका इसमें इंटरफेयर करता है तो जो है उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, यानी कि अपने सोसाइटी की रक्षा करने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। तो यही चीज़ें बताया गया है। और यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है कि यानी कि पर्टिकुलर कुछ मुस्लिम स्टोरी है कि इसमें रमज़ान और जो है भाई बहन होते हैं, वो लोग एक सॉरी रमज़ान जो इनका फेस्टिवल होता है, उसमें दो भाई बहन होते हैं अपनी पार्टी अपने कहीं नेबरहुड में जो इनकी पार्टी है वहाँ गए होते हैं। वहाँ जो है तो वो जो लड़की होती है वो सलवार कमीज पहनती है, यानी कि आपने देखा मुस्लिम कम्युनिटी में मैक्सिमम ये चीज़ें कॉमन है ड्रेसिंग में। जैसे कि हिंदू में होता है कि हर फंक्शन में साड़ी पहनते हैं, उस तरीके से वो लोग सलवार कमीज गर्ल्स पहनी होती है, और जो उसका भाई होता है वो शेरवानी पहना होता है। तो वो लोग वहाँ पर नेबरहुड के यहाँ पार्टी चल रही होती है, इफ्तार पार्टी उसको कहते हैं। इफ्तार पार्टी में गए होते हैं तो वो लोग जो है वहाँ से आते हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो हम लोग ड्रेस चेंज कर लेते हैं, उसके बाद बाहर चलते हैं, जीन्स टी शर्ट पहन लेते हैं, यानी कि जब पर्टिकुलर हम ड्रेस में नहीं रहेंगे तो कोई भी हमारी कम्युनिटी को एक तरीके से समझ नहीं पाएगा कि हम किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो बाद में उनको पता चलता है इसका रीज़न है कि लोग अगर हम उसी ड्रेस में जाते हैं तो लोग हमें देख करके यानी कि ऑब्जर्व करते हैं कि ये इस कम्युनिटी से है, तो थोड़ा-सा डिस्क्रिमिनेशन वाली फीलिंग आती है, वो अलग रेडिकल वाली फीलिंग आती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यही कहा गया है कि यानी कि ये रीज़न होता है, ये ऐसा ना हो कि सोसाइटी में आपकी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो। और ये सारी चीज़ें बात की। अब थोड़ा-सा हम बात कर लें तो ऑल ऑफ अस हैव अ स्टेक इन प्रोटेक्टिंग द राइट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज एंड पॉलिसीज फ्रेम्ड रियलाइज दीज राइट्स, यानी कॉन्स्टिट्यूशन भी पर्टिकुलर इस पे बैन करता है, यानी इक्वलिटी लाता है सोसाइटी में, हारमोनियसिटी यानी कि डेवलप करता है। इसलिए बहुत सारे उन्हें फंडामेंटल राइट्स में इक्वलिटी दिया है कि हर पर्सन को इक्वल है। यानी 14 में दिया गया है कि हर कोई भी रूल लॉज होंगे सबके लिए इक्वल होंगे। 15 में दिया गया है कोई पर्टिकुलर प्लेस है, पब्लिक प्लेस है, वहाँ पर सभी लोग इक्वल होंगे, वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे वो जेंडर बेस्ड हो, कास्ट बेस्ड हो, कैटेगरी बेस्ड हो। और उस तरीके से 16 में दिया गया है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है, अगर जो भी यानी कि गवर्नमेंट में स्कीम देती है। और उसके साथ कोई भी जो है अपॉर्चुनिटी यानी कोई भी जॉब करने की अपॉर्चुनिटी है, पढ़ाई करने की, तो सारी सबको इक्वलिटी देती है। उसके साथ-साथ कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे रिजर्वेशन की बात कर लें, तो रिजर्वेशन है यानी कि जो बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं, यानी कि जिनका भी थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब बहुत दबे कुचले लोग हैं, तो जो है उनके पास इकोनॉमिकल फाइनेंशियल कंडीशन पुअर है, जिनको अवेयरनेस नहीं है, तो वो सारी चीज़ें उनके लिए हैं। तो आपको इस पे अपोज़ नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। अब ये कंक्लूजन में लिखा है कि जो है अगर बात कर ले तो इसमें कहना है कि वी हैव ट्राइड लुक एट दिस थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट मार्जिनलाइजेशन कम्युनिटीज, द
Therefore, the different reasons for each of the communities being marginalized, each experience marginalization in different ways. यानी कि मार्जिनलाइजेशन का कई डिफरेंस वेज होते हैं, पर्टिकुलर कोई एक नहीं है। तो मैंने बताया कि आपको कुछ रीजन वाइज होता है, कुछ उनके कैटेगरी वाइज होता है, रिलीजन बेस्ड होता है। इन सब चीज़ों पे आपको फोकस करना है, क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो आपको एक मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव में सोचना है और सबके लिए आपको वर्क करना है। ये सारी चीज़ें बता रहे थे, SHR कमेटी ने बताया, ये पढ़ने के लिए है, रिपोर्ट दी थी। उन्होंने कहा 66% गवर्नमेंट स्कूल्स यानी कि 30% प्राइवेट स्कूल, यानी मुस्लिम चिल्ड्रंस जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में 66% है, जबकि प्राइवेट स्कूल में 30% है। ये सारी चीज़ें उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये बनाई गई थी, यानी उसका एजुकेशन लेवल बहुत ज़्यादा लो था। तो इसी का जो है पता लगाने के लिए कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने कुछ रिपोर्ट दिए, फिर कुछ उन्होंने सजेशंस दिए थे। तो इस तरीके से चैप्टर खत्म होता है। कुछ ग्लॉसरीज पे बात कर लेते हैं। ग्लॉसरी में जैसा कि हायरार्की मतलब बताया कि कोई जनरेशन विद जनरेशन चले, यानी कि ऊपर से नीचे, यानी कि जनरेशन के साथ कह सकते हैं कि यानी पर्टिकुलर कोई वो है, ऐसे कोई सिस्टम है वहाँ पर जो है जो चीज़ें ऊपर फॉलो होती हैं, फिर उसके नीचे चीज़ वही चीज़ें बनी है, उसके नीचे चीज़ें वही चीज़ बनी है। तो इस तरीके से हायरार्की है। यानी कि जैसे हायरार्की में आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे, तो यानी जैसे जो है ऊपर से कोई ऑर्डर आता है तो डीएम के पास आता है, डीएम फिर जो है एसडीएम को देता है, एसडीएम फिर बीडीओ को देता है। इस तरीके से नीचे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। तो इस तरीके से हायरार्की यानी डायरेक्ट वो जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं आती है। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बताया मैंने कि एक पर्टिकुलर किसी जो है कल्चर पर्सपेक्टिव से अपने सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए बनाया गया एक ग्रुप है, जो कि जो है अगर दूसरे कम्युनिटी का वो हेट करता है एक तरीके से, उसका रीजन है अपने पर्टिकुलर रिलीजन को बचाने के लिए। तो यहाँ बात की। और थोड़ा सा मेन स्ट्रीम का मतलब बताया, मुख्य धारा एक तरीके से कह सकते हैं। जैसे रिवर्स है, रिवर्स में जो मेन स्ट्रीम होती बहती रहती है, तो यानी उसके साथ सभी स्ट्रीम्स हो रहती हैं और उसके साथ साथ धीरे धीरे वो जाकर के समुद्र में पहुंच जाती है। तो उसी तरीके से है कि जो भी सोसाइटी डेवलप्ड है, उस सोसाइटी से जो भी मार्जिनलाइज यानी कि जो भी बिल्कुल मार्जिनल पर्सन है, उनको इससे जोड़ दिया जाएगा तो मेन स्ट्रीम से। तो जो डेवलप्ड है वो आगे बढ़ेंगे, तो उनके साथ साथ ये भी जा करके डेवलप हो जाएंगे। तो यही चीज़ कहने का मतलब है। आगे डिस्प्लेस्ड का मतलब बताया कि उनके पर्टिकुलर जो भी उनका एरिया है, वहाँ से उनको डिस्प्लेस करके दूसरी जगह पहुँचा दिया गया हो, यानी कि उनके डिस्प्लेस यानी प्लेस से हटा देना। विस्थापन जैसा कि आपने फिर उसमें क्या कह सकते हैं कि आपने साइंस में तो पढ़ा ही होगा, डिस्प्लेसमेंट, या हिंदी में कहे तो विस्थापन। तो वहाँ से दिया गया है, यानी उनके पर्टिकुलर जो उनका इंजीनियर घर था, उनका अपना नेटिव, वहाँ से हटा करके दूसरी जगह उनको बिठा दिया गया किसी डेवलपमेंट के कारण, प्रोजेक्ट्स के कारण, जैसे कि बताया भी। आगे हम बात कर ले तो मिलिट्राइजेशन, यानी कि एक एरिया जहाँ पर आर्म फोर्सेस रहती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, मेघालय रीजन, त्रिपुरा रीजन, ये सारे रीजन मिलिट्राइज्ड हैं। यहाँ पर अस्फा आपने सुना होगा, तो अस्फा लगता है। उसके बाद हम माल नरिश्ड की बात करें तो यानी कि उसमें नरिशमेंट यानी कि न्यूट्रिशन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता है बच्चों में, वीमेंस में, जो भी यानी कि उस एज लिमिट के अकॉर्डिंग जो है वो न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं, तो उनमें ब्लड की कमी हो जाती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो उसमें मैक्सिमम हेल्थ इशूज़ हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें माल न्यूट्रिशन में आती हैं। तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर भी कवर कर लिया। 2 चैप्टर्स बचे हैं, उसको भी नेक्स्ट डे हम कवर करेंगे। और आप इसे बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया। आपको इसे अगर बुक नहीं पढ़ते हैं तो बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर आप इसे 2 बार देख सकते हैं, 2 टाइम्स देख लेंगे तो आपके माइंड में मेकअप हो जाएगा प्रॉपर, क्या चीज़ें कैसी हैं। छोटी-छोटी चीज़ों से आप, क्योंकि हम एक दिन में तो नहीं कर सकते हैं प्रॉपर, आपको भी पता है, सबको पता है। लेकिन जब धीरे-धीरे आप शुरुआत करेंगे तो एक दिन ज़रूर कर लेंगे। तो इस तरीके से आप पढ़ते रहिए, मज़े करिए और हमें सपोर्ट कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब जो भी चैप्टर रिलेटेड हो, या फिर आपको कोई पर्सनल इश्यूज़ हो, या प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको हम ज़रूर उसका सपोर्ट करेंगे, सजेशन देंगे, गाइडलाइंस देंगे। जो भी है आप उसे फॉलो करिए और अपने सपने को पूरा करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।